नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और हमारे कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, कृषि हमारे देश का आधार है। इस आधार को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और किसानों की आय में इजाफा करने के लिए हाल ही में 3 नए कृषि कानूनों को लागू किया गया है। इससे न केवल हमारे किसान और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो पाएंगे बल्कि आत्मनिर्भर बनने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो क्या है ये 3 कृषि कानून? आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। नई तकनीकों के सफल प्रयोग से कृषि को नए आयाम मिले हैं। यही वजह है कि हर सीजन में पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन कर किसानों को सौगात दी है, जिससे किसान पहले की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसानों का जागरूक होना, जिससे वे अपने अधिकार समझें और अपने हक के लिए आगे बढ़ सकें। कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 बनाया, जिसका मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। किसानों के लिए सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी संसाधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की ही होगी। वही अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब फसल की पैदावार के दौरान उस पर किसान का मालिकाना हक भी बना रहेगा। साथ ही किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। ज्यादातर देखा गया है कि किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान नहीं मिलता, जबकि इन कानूनों के अनुसार फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा भुगतान करने की बाध्यता है। अगर पेमेंट नहीं होती तो किसान शिकायत दर्ज करा सकता है। इन कानून में एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। इस तरह से देखा जाए तो किसानों को पहले की तुलना में अब ज्यादा अधिकार हैं। इसके अलावा पहले की तरह फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है, यानी कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इस तरह देखा जाए तो ये किसानों के लिए सौगात है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, हमारा देश मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है और हमारे देश में बड़े और छोटे दोनों ही पैमानों पर मछली पालन आसानी से किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अब हमारा युवा वर्ग भी मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, क्योंकि इसमें मेहनत करने के साथ साथ मुनाफा भी काफी है। तो आइए मछली पालन पर दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में छोटे और बड़े दोनों ही पैमाने पर मछली पालन किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसलिए तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। इसके पीछे नई तकनीकों का इजाद होना और उन्हें बखूबी अपनाना शामिल है। युवा वर्ग इस व्यवसाय में खासी दिलचस्पी ले रहा है, जिसकी वजह भी साफ है कि इसमें मेहनत के साथ साथ मुनाफा भी तगड़ा है। हरियाणा के युवा मछली पालक नीरज करीब 12 साल से मछली पालन का काम कर रहे हैं। इस दौरान वो नई तकनीकों और इसमें इस्तेमाल होने वाली नई मशीनों को भी अपनाते आ रहे हैं, ताकि व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। वो करीब 15 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ मछली हैचिंग में 4 पूल है, जहाँ वो मछली की ब्रीडिंग कराते हैं। नीरज बताते हैं कि ठंड के मौसम में मछली प्रजनन नहीं करती। मछलियाँ ज्यादातर गर्मी के मौसम में प्रजनन करती है। मछलियाँ सक्रिय रहें, इसके लिए पूल में ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। इससे मछलियाँ तनाव मुक्त रहती हैं। नीरज ऐसे हर उपयोगी तरीके को अपना रहे हैं, जिससे उनका व्यवसाय तरक्की करता जाए। पढ़ाई करने के बाद से मैं मछली मत्स्य कार्य के अंदर कार्यरत हूं और पिछले करीबन 12 साल से मत्स्य पालन को मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूं, जो कि मेरे पिताश्री हैं पिछले 38 वर्ष से मछली पालन के कार्य में कार्यरत हैं। उन्हीं को देखते हुए मैं उनके पच्चीनों पे चलना चाहता हूं और उसी को देखते हुए मैंने मत्स्य पालन अपनाया है। और आज मैं मेरे किसान भाइयों को और युवा भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से वो मत्स्य पालन के अंदर एक नया रोजगार को अपना सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। भले ही वो पढ़े लिखे किसान हो, अगर वो मछली पालन को अपनाना चाहें तो ये बेहतरीन एक व्यवसाय बन सकता है उनके लिए। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा भी मैंने कम से कम 15 एकड़ का एरिया है जिसमें मैं मत्स्य पालन फार्मिंग करता हूँ और यहाँ हमारे मौसम के हिसाब से जो मछलियाँ उत्पादन की जाती हैं उनमें विशेष तौर से हम रहू मछली, कतला मछली, मिर्गल मछली, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 किस्म की मछलियां हैं जिनको हम पॉलीकल्चर यानी मिश्रित मत्स्य पालन, एक साथ जो खेती होती है इनकी 6 मछलियों की हम एक साथ कर सकते हैं। और एक साथ मत्स्य पालन की 6 मछलियों की खेती अगर हम करते हैं तो उसको हम मिश्रित मत्स्य पालन बोलते हैं। इसी के साथ साथ हम महंगी मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी झींगा पालन आता है, हमारा देसी मांगूर आता है, देसी सिंगी आता है और रूपचंदा आता है, पंगेशस आता है। ये मछलियाँ अगर हम उत्पादन करना चाहें तो हम उत्पादन कर सकते हैं। ये सभी मछलियाँ जो मैंने आपको बताई ये मीठे पालन की मछलियाँ हैं और इन्हें मीठे पानी यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर जहाँ बोरिंग वाटर होता है हमारा 3 तरीके का पानी होता है, मीठा पानी, खारा पानी और आपका ब्रैकिश वाटर। पर जो हम मछली पालन हमारे हरियाणा राज्य के अंदर करते हैं सब हमारा मीठा पानी है और इस मीठे पानी के ये जो आपको 10 से 12 किस्म की मछलियाँ बताई इनका हम पालन कर रहे हैं। और इन्हीं मछलियों के साथ साथ हम सीड का भी काम करते हैं, मछली बीज उत्पादन का काम करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी मछलियों का बीज हम तैयार करते हैं। हमने एक आर्टिफिशियल तरीके का यहाँ पे हैचरी को सेटअप किया हुआ है, जिसमें हम उनके अनुकूल जो उनको ज़रूरत होती है उस तरीके का मौसम बनाया जाता है, उसमें कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, पानी को नदी की तरह घुमाया जाता है और मछलियों को संभोग करने के लिए एक हार्मोन दिया जाता है, जिससे फिर वो अपना संभोग करने के बाद अंडे देती हैं। उन अंडों में से बच्चा निकलता है, उस बच्चे को हम स्पॉन बोलते हैं। फिर स्पॉन से हमारा फ्राई बनता है, फ्राई से हमारा फिंगरलिंग बनता है, फिंगरलिंग से हमारी बड़ी मछली बनती है और उस बड़ी मछली को फिर हम बाज़ार में बेच सकते हैं। तो निश्चित ही एक मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है,
क्योंकि इसके अंदर किसी भी स्टेज पर आप मछली का बाजार कर सकते हो। मछली का बीज का जो काम है वो भी बहुत अच्छा है। मछली का जो ईयरलिंग साइज़ का कोई बच्चा बना करके बेचना चाहे वो भी बहुत अच्छा है, और कोई पूरी बड़ी मछली करके मार्केट में बेचना चाहे तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। तो मैं जो इतने भी हमारे बेरोज़गार भाई हैं जो कि अभी कोरोना काल के चलते हुए बहुत सारी प्राइवेट नौकरियों से निकाल दिए गए हैं या किसी कोरोना की वजह से वो छोड़ के अपने घर आ चुके हैं, तो मैं उनको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप गांव में रहिए, गांव से जुड़िए, ज़मीन से जुड़िए, क्योंकि खेती किसानी ये जो हमारा पेशा है ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा उद्धार है। और इसी को चलते हुए हम अपने देश की अगर जीडीपी की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, तो एग्रीकल्चर ही मात्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम नए संसाधन जोड़ के और अच्छा मुनाफा कमा करके अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं और अपने देश को भी समृद्ध बना सकते हैं। नीरज इस व्यवसाय में जोखिम को कम करने के लिए हर छोटी से छोटी सावधानी बरतते हैं। वो बताते हैं कि ब्रीडिंग के लिए नर और मादा की उम्र करीब 3 साल पुरानी होनी चाहिए। अच्छा उत्पादन मिलता रहे इसके लिए ब्रू स्टॉक में 200 क्विंटल के आसपास मछलियां रखते हैं, जिसमें कई तरह की मछलियां होती है। इस दौरान मछलियों की कंडीशनिंग की जाती है। ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिश ब्रीडिंग हैचरी मॉडल बोलते हैं। इसको चाइनीज़ ब्रीडिंग हैचरी मॉडल भी बोला जाता था, क्योंकि सबसे पहले इसका जो मॉडल इजाद किया था या निकाला था वो चाइना ने दिया था, इसलिए इसको चाइनीज़ रिसर्कुलेटरी हैचरी बोलते हैं, जिसके अंदर हम जितनी भी फ्रेश वाटर की मछलियाँ हैं उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक ब्रीडिंग पूल चाहिए होता है, एक कंडीशनिंग पूल चाहिए होता है और हैचिंग पूल चाहिए होते हैं, और इसी के साथ साथ आपको वाटर सोर्स के लिए बोरिंग वाटर और ओवरहेड टैंक चाहिए होता है। तो ये फैसिलिटी हैं जो आपको इसके लिए ज़रूरत में होती हैं, ये सभी यहाँ मौजूद हैं, आपको दिखाई भी जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो ब्रूड स्टॉक होते हैं यानी जो मैच्योर नर और मादा होते हैं उनकी उम्र जो है कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैच्योरिटी पीरियड है मछली के ऊपर वो कम से कम 3 साल में जा कर के आता है। तो हम अपने फार्म पे जो ब्रूड स्टॉक है वो भरपूर मात्रा के अंदर लगभग कम से कम 200 टन के आसपास हम ब्रूड स्टॉक रखते हैं, 200 क्विंटल के आसपास। और उस ब्रूड स्टॉक के अंदर जो प्रजातियाँ हैं वो 4 से 5 किस्म की रहती हैं। जैसे कतला मेन होता है, क्योंकि कतला जो है आपका फास्ट ग्रोइंग मछली होती है, तो कस्टमर जो है कतला का बीज ज़्यादा मांगते हैं। रहू होता है, नैनी होता है, मिर्गल बोलते हैं उसको, कॉमन कार्प होता है, ग्रास कार्प होता है, चीतल मछली हमने रखी हुई है, सोल हमने रखी हुई है, और इसके साथ साथ देसी सिंगी का ब्रीडिंग हम कराते हैं। और अभी हमने रिसेंटली रूपचांदा और पंगेशिया का भी काम शुरू किया। तो यहाँ पे हम जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है उसमें मछली को तालाब से उठा करके लेके आते हैं। पहले उसको 8 से 10 घंटे कंडीशनिंग किया जाता है। कंडीशनिंग यानी उसके पेट में जितना भी भोजन है उसको हम 8 से 10 घंटे के अंदर ताज़े पानी में घुमाते हैं, जिससे उसका पानी के अंदर आकर के साफ़ पानी में पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ताकि वो प्रजनन करते हुए उसके पेट में कोई खाना ना रहे और जो ब्रीडिंग के रिजल्ट हैं वो अच्छे हों। जब हमने उसका कंडीशनिंग प्रोसेस कर दिया, फिर उसके बाद 1:1 रेशो, अगर मान लो 30 हमारे पास मादा हैं तो 30 ही हमारे पास नर चाहिए, ताकि उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो अच्छा हो। तो इनको हम एक आर्टिफिशियल इंड्यूस ब्रीडिंग मेथड बोलते हैं, और मछली को इंजेक्शन लगाया जाता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ये हार्मोन होते हैं कई तरीके के, जैसे आपका ओवाटाइड है, ओवाप्रिम है, गोनोप्रो है, LRH है, इस तरीके के हार्मोन होते हैं जो मछलियों को दिए जाते हैं हीट में लाने के लिए, और फिर मछलियाँ संभोग करके अंडे देती हैं। इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हम मछलियों को मेल और फीमेल को इंजेक्शन लगा करके एक बड़े ब्रीडिंग टैंक के अंदर छोड़ते हैं, जिसके अंदर ऊपर से बारिश हो रही होती है और पानी जो है आपका नदी की तरह बह रहा होता है। तो मछलियों को लगता है कि वो नदी में घूम रही हैं और ऊपर से वर्षा हो रही है, और हीट में लाने के लिए उनको हार्मोन दिया जाता है, जिसके चलते मछलियां जो हैं प्रजनन करने के बाद अपने अंडे वहाँ छोड़ देती हैं, और नर जो है अपना स्पर्म वहाँ छोड़ के जितने भी एग्स हैं उनको फर्टाइल कर देता है। और उस अंडे का जो फर्टिलिटी रेट है वो 98 से 99% होता है। उस अंडे को उठा करके हम हैचरी के अंदर लाते हैं। हैचरी का जो प्रोसेस है वो लगभग 72 घंटे का होता है। ब्रीडिंग होने के बाद 72 घंटे और हमें अंडे को हैचरी में रखना होता है, क्योंकि 18 से 24 घंटे में अंडा जो है वो हैच हो जाता है, जिसमें से पहली स्टेज जिसको हम स्पॉन बोलते हैं वो निकल आती है। और स्पॉन का जो टाइम होता है
वो 90 घंटे तक हमें उसे बाहर से कोई भोजन नहीं देना होता, क्योंकि कुदरती उसके अंदर खाना होता है जिसको हम योग सैक स्टेज बोलते हैं। वो कुदरती 90 घंटे तक उसके अंदर भोजन होता है। 90 घंटे के बाद वो योग सैक ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद हम या तो उसको छोटे किसानों को बेच देते हैं या उस बीज को हम नर्सरी पॉन्ड में डाल देते हैं ताकि वो 11 दिन के अंदर फ्राई में कन्वर्ट हो जाए। फ्राई के बाद हमारा अर्ली फ्राई स्टेज आता है जो कि 25 से 40 दिन साइज़ का होता है। उसके बाद हमारा फिंगरलिंग जो कि 60 से 90 दिन का होता है, और उसके बाद ईयरलिंग जो कि हमारा 120 से 180 दिन का बच्चा होता है। उसके बाद हमारी टेबल फिश यानी कि मार्केटेबल साइज़ की जो मछली है, लगभग 1 से 1.5 साल में जाकर के किलो से 2 किलो साइज़ का मछली बनता है जिसको हम बाजारी भाव में बेच सकते हैं। तो ये उत्पादन की विधि है, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसको किसान मछली की हैचरी भी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने अनुदान राशि भी दी गई है 40% और 60% की रेशो के अंदर जनरल वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आप अपने नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की साइट पे जा करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जा करके हैचरी सेटअप की स्कीम देख सकते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट की या तालुका का जो भी आपका मत्स्य विभाग का दफ्तर है वहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं और अपने एरिया में मछली का हैचरी सेटअप करके अपने लिए भी और बाकी किसानों के लिए भी एक बढ़िया और अच्छा बीज उत्पादन करके आप निश्चित तौर पर इनको दे सकते हैं। मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा समय में इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मछली पालन के बारे में जानकारी हासिल की। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अब ये नहीं कहा जा सकता कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि हमारे आज के सफल किसान कुणाल गहलोत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आधुनिक तकनीकों को खेती में अपनाया, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने। खेती जैसा कोई व्यवसाय नहीं, इसके कई लाभ हैं। इससे जहां खाद्य समस्या का हल मिलता है तो वहीं युवा किसान आत्मनिर्भर बनते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर युवा शिक्षा लेने के बाद वापस खेतों की तरफ लौट रहे हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बढ़िया लाभ भी कमा रहे हैं।
ऐसे ही युवा किसान हैं कुणाल गहलोत। कुणाल और उनका परिवार पहले पारंपरिक खेती कर रहा था, जिससे आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी और खर्च बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति ने कुणाल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी और कुणाल जुट गए इस समस्या के समाधान में। हालांकि कुणाल ने पढ़ाई करने के बाद नौकरी का मन न बनाकर खेती में ही भविष्य बनाने की ठानी। इसके लिए कुणाल ने कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता ली और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वापस अपने खेतों का रुख किया। इसके बाद सन 2000 में इन्होंने खीरे की खेती की। कुछ साल खीरे की फसल लेने के बाद मशरूम उत्पादन में भाग्य आजमाने लगे। वो मानते हैं कि कृषि में प्रशिक्षण का अहम रोल है। प्रशिक्षण किसान को नई राह दिखाता है, जिससे सीमित संसाधन में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। वो मानते हैं कि मौजूदा समय में किसान के सामने बहुत बड़ा मार्केट खड़ा है, जिससे बाजार की नब्ज समझकर किसान बेहतर आय ले सकता है। मैं पिछले 20 वर्षों से खेती करता आ रहा हूँ। मैंने जब अपनी एजुकेशन बीए करते करते मैंने खेती में मेरा रुझान हुआ और मैं फादर के साथ और परिवार के साथ में पहले से, क्योंकि खेती किसानी हमारा व्यवसाय था, सब लोग इकट्ठा होकर करते थे, तो उनके साथ खेती करते आ रहे थे। परंतु हम लोग परंपरागत खेतियाँ, वही धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, इस तरह की खेती कर रहे थे, जिससे आमदनी लगातार घट रही थी और खर्चे बढ़ रहे थे। तो मेरा रुझान भी था और मैं खुद भी खेती में आना चाहता था, और इतने जॉब्स के कोई थे नहीं कि कहीं नौकरी वगैरह कुछ करें या इस तरह से। तो मैं खेती में मेरा रुझान था, तो मैंने इसी को अपना व्यवसाय बनाया और इसमें मैंने ट्रेनिंग्स ली पूसा संस्थान से, KVK उजवा से, और यहाँ से ट्रेनिंग्स वगैरह लेके कि इसको किस तरह से मैं बढ़ाऊँ, कैसे इसको एक व्यापार, एक अच्छा व्यवसाय का साधन या इससे अधिक इनकम मैं कर सकूं। ये सोचते हुए मैंने इसके बारे में जानकारी मैंने स्टार्टिंग करी। तब हमने पहली बार मैंने खीरा लगाया, जो फरवरी में इधर कहीं होता नहीं था, सन 2000 में, और उससे मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ। उसके बाद यहाँ इस एरिया में काफ़ी खीरा वीरा काफ़ी लगने लगा, और अब तो बंद हो गया, क्योंकि उसमें कुछ समय के बाद में 5 साल 10 साल के बाद में एक लगातार किसी क्षेत्र में कोई फसल होती रहती है, तो उसमें वायरस और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, तो नेक्स्ट दूसरी फसल पे जाना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जो है मशरूम का एक विचार किया और मशरूम लगाया, और उसके लिए ट्रेनिंग मैंने KVK उजवा से और NHRDF से, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, और हैक हमारे नज़दीक हरियाणा है, तो हैक से वहाँ से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग्स का, जानकारी का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे खेती किसानी में। जो परंपरागत खेती हम करते आ रहे थे, अगर वैसे ही सब करते रहेंगे तो ये इतना अधिक पैसे वाली, इसमें पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो चलता ही आ रहा था। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि उसके इतने रेट मिलते भी नहीं हैं, धान के, गेहूं के, बाजरे के, मक्के के, और सब लोग उसी को करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई वाला काम भी इसमें होता है कि सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो रेट तो घटेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए देखते हुए कि जिनकी डिमांड मार्केट में आज, क्योंकि मार्केट नई से नई चीज मांग रही है, लोग अच्छे से अच्छा खाना मांग रहे हैं। कुणाल ने पूसा में नई जानकारी लेकर एक क्लब बनाया। उनके क्लब में सभी किसान मिलकर कुछ नया करने के लिए जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। इसी संदर्भ में कुणाल और इनका क्लब बेंगलुरु गया, जिसमें सरकारी संस्था ने काफी सहायता की। इस दौरान कुणाल ने पॉली हाउस की तकनीक को समझा
और अपने खेत में पॉली हाउस बनवाकर उसमें बेमौसम की सब्जियों का उत्पादन करने लगे। इस समय कुणाल ने अपने पॉली हाउस में टमाटर की फसल लगाई है। वो बताते हैं कि हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली में मौजूद कलेक्शन सेंटर का मिलता है, जो किसानों से अच्छे दाम पर फसल ले लेते हैं। कुणाल मानते हैं कि सफल किसान होने के लिए रकबे से ज्यादा इरादों और मेहनत की भूमिका होती है, क्योंकि सरकार किसान की हर संभव सहायता कर रही है। बस जरूरत है तो किसान को अपने खेती करने के तरीकों को बदलने की। मैंने मशरूम लगाना शुरू किया। मशरूम 5-6 साल करके फिर मैंने नया कॉन्सेप्ट ये पॉली हाउसेस वगैरह का चला था। मैं पूसा गया, संस्थान गया, वहाँ जाके मैंने देखा और इसी संदर्भ में मैं बेंगलोर यहाँ से हमने एक क्लब तैयार किया। क्लब के द्वारा हम लोग बेंगलोर गए, बेंगलोर घूम के आए। वहाँ पे हमने फिर पॉली हाउसेस और सीडलिंग वगैरह का सारा सब वहाँ पे भी हमने विजिट किया और यह सरकार द्वारा ही संभव हो पाया, क्योंकि KVK में नाबार्ड ने, NHRDF वगैरह ने हमारी इसमें मदद की, हमें लेके गए, वहाँ पे दिखाया। तो उसके बाद हमने फिर इस पे आ गए कि ये एक बहुत अच्छा साधन है और इसको ज़्यादा में भी कर सकते हैं। एक मशरूम का एक लिमिटेड हो गया था, एक लिमिट हो गई थी कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे अधिक कर नहीं पाएंगे। तो हमने फिर पॉली हाउसेस लगाए। ये ड्रिप इरिगेशन वगैरह का देख के आए। ड्रिप, इससे हमारी जो है खाद की और हमारे पैसे की बचत होती है, पानी की बचत होती है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। और अंदर क्लाइमेट में हम बेमौसम की सब्जियां मतलब कर सकते हैं, उससे अधिक प्रॉफिट हमें मिल सकता है, मिलता है, मिल सकता नहीं, मिलता है। अगर हम बिना मौसम की सब्जियां करें तो हमें अधिक प्रॉफिट मिलता है। अभी जैसे मैंने टमाटर लगाया हुआ है, सर्दियों में टमाटर अब फ़िलहाल में मार्केट रेट है 40 रुपये 50 रुपये के आसपास। हम भी, ये तो रिटेल का रेट है, परंतु 25 रुपये 30 रुपये हम लोग भी बेच देते हैं। तो इससे प्रॉफिट आएगा और 1 एकड़ से अगर हम 5 से 7 लाख रुपए इजीली कमा लेते हैं। कुणाल की सूझबूझ और मेहनत ने उनके खेतों के साथ साथ जीवन में भी खुशी के रंग भर दिए। कुणाल सरकारी संस्थाओं और सरकारी योजनाओं की तहे दिल से तारीफ करते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।